खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशु पवार। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्यों के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या होने वाला है, किस बड़ी खबर पर नजर बनी रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की या फिर कोई और, हर खबर पर आपको हमारे रिपोर्टर्स अपडेट देंगे। इन तमाम चीजों को लेकर आज उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही हर राज्य में मौजूद हालात किस तरह से बने हुए हैं, क्या होने वाला है, किसका क्या कुछ आज फोकस में रहेगा, इन तमाम डिटेल्स को लेकर आज रिपोर्टर्स से जानकारी लेंगे। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। हमारे साथ इस वक्त 4 रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। श्रीकांत प्रत्यूष बिहार की खबरों को लेकर जायजा देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे साथ आशीष जुड़े हुए हैं, जबकि मनमोहन छत्तीसगढ़ की खबरों के बारे में हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से कानपुर में कल हमने देखा था ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी पुलिसकर्मियों पर, और जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद भी हो गए थे। सबसे पहले कानपुर का ही रुख करेंगे और आशीष से जानेंगे कि क्या कुछ फिलहाल वहां हो रहा है, शुरुआती जांच में किस तरह की चीजें सामने आई हैं। आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आज एक दिन पूरा बीत चुका है, अब फिलहाल किस तरह की कार्रवाई अब तक हो पाई है, कितने लोगों से अब तक पूछताछ हो पाई है? मां कह रही है बेटे का एनकाउंटर देखते ही कर दो। साथ ही साथ पुलिस ने भी 100 टीमें गठित की हैं विकास दुबे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए। कौन कौन सी जगहों पर अभी तक तलाशी की गई है, किन लोगों से पूछताछ की गई है और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक का अपडेट क्या है? ये आपसे बता दें कि विकास दुबे के जो है अरेस्टिंग के लिए यूपी सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। और विकास दुबे के जितने भी समर्थक थे, जितने भी जो साथ में जिन्होंने पुलिस पे फायरिंग की थी बराबर, वो लोगों पे लगभग 200 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। और 500 नंबर उनके मोबाइल नंबरों को जो है ट्रेस किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से विकास दुबे की कहीं से कोई सुराग मिल सके, कोई जानकारी मिल सके। इस समय मौके पर आरएएफ की एक टुकड़ी, 2 पीएसी की गाड़ियां और 14 100 डायल की गाड़ियां मौके पे हैं। और यही कारण है कि जो है चारों तरफ बिल्कुल पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर आदमी नाम की कोई भी चीज नहीं है। जो भी हैं तो एक आध महिलाएं या 2-4 छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बस वही हैं जो कि घर में जो उनके गाय बकरी वगैरह जो पशु हैं उनकी देखभाल के लिए वो लोग रुके हुए हैं। बाकी पूरे गाँव में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी भी प्रकार का कोई आदमी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कई मतलब लोगों से, महिलाओं से जानकारी भी की गई, लेकिन उनका बस यही एक कहना है कि वो उनके घर के जो भी पुरुष थे वो सब अपना जो घर छोड़ करके इधर उधर कहीं छुपे हुए हैं, भाग गए हैं, ताकि पुलिस उनको परेशान न करे और पुलिस उनसे पूछताछ न करे। इस वजह से वो सब इधर उधर फरार हैं। जी ठीक है आशीष, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। लेकिन पंकज से बातचीत कर लेते हैं। पंकज, आज उत्तर प्रदेश की कौन सी बड़ी खबरों पर नजर बनी रहेगी? देखिए अंशु, सबसे बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बीते दशक में कानपुर में जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की गोली मार करके अपराधियों ने हत्या की, वो सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री ने सभी बड़े पुलिस अधिकारियों को कानपुर लगा रखा है और कहा हर हाल में किसी भी तरीके से विकास दुबे और उसके साथ जो भी शामिल था इन गतिविधियों में पुलिसकर्मियों की हत्या करने में, उनको पकड़ा जाए किसी भी कीमत पे। हर हाल में वो सलाखों या कानून के शिकंजे से न बच पाए। यही कारण है कि वहाँ पे आईजी एसटीएफ अमिताभ यस के साथ साथ कल डीजीपी और एडीजी एलओ भी थे। अभी भी आईजी एसटीएफ अमिताभ यस कानपुर में ही डेरा डाले हुए हैं और 100 से अधिक टीमें लगाई गई हैं धरपकड़ के लिए। लेकिन चूंकि उसके पास इतनी सबूत पुख्ता जानकारी थी विकास दुबे की, पहले से तैयारी कर रखी थी, जब पुलिस पकड़ने पहुंची एक मामले में बाकायदा जेसीबी लगा करके, और जब कल हम लोग वहां रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इस बात का कई सारे तथ्य निकल करके आए कि चारों तरफ से पुलिस को घेर करके गोली चलाई गई। खास बात यह है कि उसके घर में और घर से बाहर गांव तक पूरी तरीके से सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे, पूरी लोकेशन जानकारी मिलनी थी। यही कारण है कि एक नज़दीकी जो थाना है उनके एसओ से भी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है।
शक की सुई जो है उस संबंधित SHO पे है। लगातार STF उनसे पूछताछ कर रही है कि कहीं ऐसी तो नहीं है कि उस थाने के द्वारा या इंस्पेक्टर के द्वारा कोई सूचना अपराधी को दी गई हो, क्योंकि जिस तरीके से लैस होकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की जिससे 8 पुलिसकर्मियों की एक पुलिस अधिकारी सहित मौत हुई। खास बात यह है कि गांव के किसी व्यक्ति को न तो चोट आई, न अपराधी जो थे, जो दबंग थे, उनको किसी भी तरीके की चोट नहीं आई और सब मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने जब सुबह छानबीन शुरू की, आसपास चूंकि 500 मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया, तो उसका जो चचेरा भाई है उसकी लोकेशन थोड़ी देर पे मिली, तो पुलिस ने वहां सर्विलांस टीम, स्वाट टीम और STF ने घेरेबंदी की और उसको और उसके मामा को मार गिराया। लेकिन अभी भी विकास दुबे की न तो लोकेशन मिली है और न कोई जानकारी मिली। उसके लखनऊ स्थित आवास पे भी कल छापेमारी हुई है, आज भी लगातार चल रही है। इसके अलावा औरैया, MP तक उत्तर प्रदेश STF और UP की पुलिस लगातार खोजबीन कर रही है, जो टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भी कानपुर गए, प्रमुख सचिव गृह, DGP, ADG LO साथ साथ कानपुर के ADG लगातार कैंप कर रहे हैं। तो सरकार के लिए भी चुनौती, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को उठा करके लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पे हमला किया गया वो भी जो एक शातिर अपराधी है कैसे मुखबरी हुई और इस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियों से पुलिस कर्मियों को मारा, इसको लेकर के सरकार लगातार इस पूरे मामले की लगातार बैठक कर रही। मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद फिर से इस पूरे मामले पे जब टीम 11 की बैठक होगी, पूरे मामले की समीक्षा करेंगे कि अब तक क्या रिपोर्ट है। STF को भी टारगेट दिया गया कि हर हाल में ढूंढ के निकाला जाए, क्योंकि सरकार के लिए भी नाक बन गया है कानून व्यवस्था। जो हमेशा सरकार ये कह रही थी कि संगठित जो अपराध है वो उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, लेकिन एक बार फिर से ताबड़तोड़ जिस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा गया, उससे जो सरकार जो लगातार कह रही थी कि अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं है, संगठित गिरोह नहीं है, कोई भी संगठित इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं, वो सरकार के लिए एक सामने चुनौती बन करके खड़ी हुई है। क्योंकि विकास दुबे अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार है, जबकि 100 से अधिक टीमें लगाई गई हैं। आसपास जो मोबाइल सर्विलांस पे लगाए गए हैं उससे भी लोकेशन कोई पुलिस को खास मदद नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ लोगों को जरूर हिरासत में लेकर के पूछताछ या उन नंबरों से ली है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है विकास वो अभी भी फरार है। ये एक पुलिस के लिए बड़ी चुनौती और बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लगातार वहाँ टीमें कैंप कर रही हैं, आसपास के जिलों को आज भी लगातार सघन तलाशी अभियान की जा रही, बॉर्डर टू बॉर्डर। इसके साथ साथ जो कई सारी टीमें, चाहे SOG हो या STF हो या पुलिस हो, इसके अलावा और कुछ स्पेशल अधिकारी मैदान में जो इस तरीके के खास करके गिरोह का पर्दाफाश या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट या इस तरीके के केस के जो विशेषज्ञ के तौर पे जो फील्ड के अधिकारी माने जाते, उनको भी मैदान में उतारा गया है। लेकिन अभी भी विकास दुबे सरकार के लिए, पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ है और पुलिस भी लगातार ये कोशिश कर रही कि जो पुलिस साथियों को बहुत के घाट पर उतारा है उनको पकड़ा जाए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर बाद कोरोना के साथ साथ उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालात को लेकर के बैठक करने जा रहे हैं टीम 11 के साथ, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में कल पहली बार करीब 1000 के आसपास आंकड़े कोरोना पॉजिटिव के आए, जो उत्तर प्रदेश के अब तक सबसे ज्यादा हैं। लखनऊ में एक ही परिवार के 14 लोगों को कोरोना संक्रमित हुए, जबकि एक मंत्री और उनके पत्नी को भी कोरोना संक्रमित हुआ। तो एहतियात के तौर पे हर वो कदम सरकार कोरोना से निपटने के लिए उठाने जा रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ट्रूनेट मशीनों के जरिए जांच का दायरा बढ़ाया जाए, जो जांच का आंकड़ा है वो 30,000 जल्द से जल्द किया जाए, जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सके। वहीं आज प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन के द्वारा कोरोना काल में जो मदद लोगों की गई, कार्य जो लोगों के द्वारा किया गया, उसकी समीक्षा करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। हालांकि 7 अन्य राज्यों में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में संगठन ने कितना कार्य सेवा जनता की है, इसको लेकर के समीक्षा करेंगे। अंशु, चलिए बिहार से हमारे साथ श्रीकांत प्रत्युष जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्रीकांत, जिस तरह से जानकारी सामने आई है उसमें ये पता चल रहा है कि जो राहुल गांधी हैं वो पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की चूक आगामी चुनावों में नहीं होनी चाहिए और इसी के चलते राजद से कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी ये कह दिया गया है कि 31 जुलाई तक
गठबंधन को लेकर स्थिति साफ कर दें। क्या कुछ जानकारी है? और साथ ही साथ जिस तरह से चिराग पासवान ने कल एक बड़ा बयान दिया था, उसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल पैदा हो गई है। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, महागठबंधन में रार मची हुई है। जो भी महागठबंधन के घटक दल हैं, जैसे वीआईपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, रालोसपा, कांग्रेस, सबकी अपनी डफली है, अपनी राग है और सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। जीतन राम मांझी तो संकेत भी दे चुके हैं कि महागठबंधन वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग करते रहे हैं और आरजेडी लगातार उनके मांग को खारिज करता रहा है। तो जीतन राम मांझी की राह अलग हो सकती है बहुत जल्द। उपेंद्र कुशवाहा कहीं जा नहीं सकते हैं, तो कांग्रेस को पकड़ कर बैठे हैं कि कांग्रेस उनके नैया पार लगाएगी और मुकेश सहनी को लालू यादव ने मना लिया है। पहले तो सभी घटक दल मिलकर कांग्रेस को भरोसे में लेकर तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने में कांग्रेस आगे नहीं आई, तो ये एकता टूट गई। अब मुकेश सहनी को लालू यादव ने मना लिया। अब उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़ गए, जीतन राम मांझी अलग थलग पड़ गए। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी से लालू यादव बात नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बात करने को तैयार नहीं हैं। अब कांग्रेस पार्टी के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के कांग्रेसी नेताओं से बातचीत की है, बैठक की है और बैठक में साफ कहा है कि जुलाई तक सब कुछ साफ हो जाना चाहिए, तस्वीर क्लियर हो जानी चाहिए कि कौन महागठबंधन का नेता होगा, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कहां से चुनाव लड़ेगा, ये सब कुछ तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के दबाव में आरजेडी आएगी, इसकी संभावना भी कम ही दिख रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव किसी को भाव दे नहीं रहे हैं। घटक दलों से तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे और घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि हम तो लालू और तेजस्वी से ही बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी लालू तेजस्वी से नीचे बात करने को तैयार नहीं है। तो बातचीत ही शुरू नहीं हो पा रही है, तो फैसला कैसे होगा, तस्वीर कैसे साफ होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब राहुल गांधी के साथ बिहारी कांग्रेसियों की बैठक हुई, उसमें दिया गया अल्टीमेटम, डेडलाइन दिया गया है कि 31 जुलाई के पहले सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए और महागठबंधन का नेता कोऑर्डिनेशन कमेटी के जरिए ही चुना जाएगा। तो देखिए, इस तरह का डेडलाइन लगातार दिया जाता रहा है, लेकिन आरजेडी उससे बेपरवाह दिख रही है और मुझे नहीं लगता है कि इस डेडलाइन का कोई असर पड़ेगा आरजेडी पर, क्योंकि उसी के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, उसी के वोट बैंक के सहारे सबको नैया पार लगानी है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान है। चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद उनकी सीटें घट सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और वो बीजेपी से हमेशा ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े हैं जब भी बीजेपी के साथ रहे हैं। तो उनकी मांग है 120 से ज़्यादा सीटों की और ऐसे में चिराग पासवान को लगता है कि उनकी सीटें घट जाएंगी। तो चिराग पासवान पहले से दबाव बना रहे हैं, नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं कि वो भी झुके, वो भी नीचे आएँ, उनकी परवाह करें। और दूसरी तरफ उन्होंने कार्यकर्ताओं को 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने का निर्देश भी दे दिया है। तो चिराग पासवान एकदम आर पार के मूड में हैं। अगर उनको 41 नहीं तो कम से कम 35-36 सीटें तो चाहिए ही। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी और 6 सीटें एलजेपी ने जीती है, यानी 100% उनका स्कोर रहा है और ऐसे में उनको कम से कम जितनी सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में मिली थी उतनी ही मिलनी चाहिए। तो सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में भी घमासान है और कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों की मांग कर दी है। जो 41 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, वो 70 सीटें मांग रही हैं। तो तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनाने की कोशिश में कांग्रेस है, लेकिन ये कोशिश कामयाब होगी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुकेश सहनी जो बड़े नेता हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लालू यादव ने तोड़ लिया है, अपने साथ कर लिया है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा बचे और जीतन राम मांझी जेडीयू में कभी भी जा सकते हैं। तो कांग्रेस उपेंद्र कुशवाहा के बलबूते पर ज़्यादा बार्गेन नहीं कर पाएगी आरजेडी के साथ और अकेले चुनाव मैदान में जाने की स्थिति में है नहीं। तो मानकर चलिए कि महागठबंधन में घमासान है और कांग्रेस पार्टी के साथ आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसमें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी शामिल होगी। जीतन राम मांझी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, जेडीयू में चले जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है। जी।
ठीक है श्रीकांत, बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से सत्ता की लड़ाई ये चल रही है, आगामी चुनावों को लेकर लगातार हर सत्ता पक्ष यही कोशिश कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी यही कोशिश कर रही है कि जनता के बीच एक अच्छी छवि बनाई जा सके, साथ ही साथ अपने आप को बेहतर साबित करने की भी कोशिश लगातार बनी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है उसका भी जायजा ले लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन मरकाम की भी उपस्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। प्रदेश में कल से यात्री बसें दौड़ेंगी नहीं होगा, क्या कुछ होने वाला है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जानकारी ले लेते हैं अपने रिपोर्टर से। मनमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन, क्या कुछ अपडेट है? देखिए अंशु, सबसे पहले तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कोरोना का संकट प्रतिदिन गहराता हुआ दिख रहा है और कोरोना का कहर जारी है। बता दूं कि कल ही 40 नए मामले देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश भर में और 54 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं एक ही दिन में। तो अब पूरे प्रदेश भर में 3065 संक्रमित मरीजों की संख्या देखी गई है और अब तक पूरे प्रदेश भर में 14 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। और अन्य राज्यों की बात करूं रिकवरी परसेंटेज की, तो छत्तीसगढ़ सबसे बेहतरीन है। छत्तीसगढ़ में 99.5 मरीजों ने यहाँ पर रिकवरी हुई है और यहाँ पर राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में जो रिकवरी हो रही है वो सबसे बेहतरीन रिकवरी हो रही है और अच्छी लोगों को इलाज करके वापस घर जा रहे हैं। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजीव भवन में पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम के साथ जिला अध्यक्ष का मीटिंग लेंगे और यहाँ पर समीक्षा बैठक होगा जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से ब्लॉक स्तर को मजबूत किया जाए एवं ब्लॉक स्तर में नए कार्यकारिणी को लेकर एवं जिस तरीके से अभी ब्लॉक मुख्यालय में कांग्रेस भवन बनने हैं एवं अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज समीक्षा बैठक होगी और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष और भूपेश बघेल के साथ यहाँ पर बैठक होंगे जिसमें जिला अध्यक्षों को निर्देश किया जाएगा कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए एवं जो आगामी भवन बनेंगे उसके लिए भी यहाँ पर चर्चा होना है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मंडल एवं निगम मंडल एवं संसदीय सचिवों की नियुक्ति होनी है, तो इस पूरे मामले को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से निगम मंडल में अभी अध्यक्षों की चयन होनी है, 20 सदस्यों को लिया जाना है जिसमें कुछ विधायक भी हैं एवं कुछ युवा कांग्रेस के नेता भी हैं एवं अन्य जो वरिष्ठ नेता भी उनको भी लिया जाना है। अहम बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश सरकार जब विपक्ष में थी और प्रदेश में जब रमन सिंह की सरकार थी तो उस समय संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई थी और उस नियुक्ति में यहाँ पर भारी यहाँ पर राजनीति देखी गई थी। यहाँ पर कांग्रेस उस मुद्दे को उठाया था कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति असंवैधानिक है और अब खुद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर रही है। तो इसे लेकर रमन सिंह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदेश में संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जा रही है अब वह संवैधानिक है। जब हमने नियुक्ति किया था तो उस समय असंवैधानिक दिखा, तो यहाँ पर राजनीति देखी जा रही है। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो कोरोना के हालात हैं, कोरोना के हालत में यहाँ पर कल से यात्री बसें संचालित होगी। अदर जिले में जाने के लिए 12,000 बसें संचालित होने वाली हैं। इसके साथ बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो राशन दुकान है, राशन दुकान में अब सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। कल खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने यहाँ पर खाद्य विभाग के अधिकारियों का बैठक लिया एवं निर्देश किया है कि जो राशन दुकान है, राशन दुकानों में अब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से राजनीतिक घमासान देखी जा रही है, मैंने अभी कुछ ही समय पहले बताया था कि बहुत शुक्रिया मनमोहन इस तमाम जानकारी के लिए। समय की कमी है इसीलिए आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, बाकी राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ को में काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया गया है और कोरोना अब तक कंट्रोल्ड वे में है। 3,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पे दर्ज किए गए हैं, लेकिन रिकवरी रेट 99% बना हुआ है। साथ ही साथ यात्रियों के लिए कल से जो बसें हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी, उनको अब सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। बहरहाल तमाम रिपोर्टर्स का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राज्यों का हाल बताने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।